कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाओं को ट्रिक के द्वारा कैसे याद किया जाए। इसमें हम सुमित्रानंदन पंत के जो रचनाएं हैं उनको ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। साथ ही साथ सुमित्रानंदन पंत के बारे में जो फैक्ट हैं और जो उनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तो हमारा फोकस तो सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, उनकी कृतियां हैं, उनको याद करने पर फोकस रहेगा। लेकिन साथ ही साथ जो सुमित्रानंदन पंत के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और उनका जन्म, उनका वास्तविक नाम या उनके द्वारा अन्य जो गतिविधियां थी उससे संबंधित भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उन सारे फैक्ट को हम यहाँ पर ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में कौसानी में हुआ था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है और जिसमें कन्फ्यूजन होता है कि सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म हुआ उस समय जो पुराने रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग अल्मोड़ा लिखा रहता है, लेकिन ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि कौसानी वर्तमान में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इनका जन्म कब हुआ? 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। अब इसमें जो सन है वो आपका 1900 है और इसमें जो तारीख है वो 20 मई है। तो यदि हम इसमें मई महीने को लेते हैं, मई में कौन सा अंक आता है? आपका पाँचवा महीना होता है ये। ठीक है, तो इसको हम 20/5/1900 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 20/5/1900। तो इसको याद ऐसे करेंगे क्योंकि 20 को यदि आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना निकलता है? 20×5 100, अर्थात 20×5 100 अर्थात 100 अर्थात 1900। तो 100 को आप 1900 में कन्वर्ट कर लें तो 20×5 100 अर्थात 1900 ऐसे याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपका 28 दिसंबर 1977 में। ठीक है, तो कुल मिला के ये 77 साल 77 ईयर ये जिंदा रहे। और इनका जो वास्तविक नाम था गोसाई दत्त था। क्या नाम था इनका? गोसाई दत्त था। और जो सुमित्रानंद पंत थे इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। और ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे और साथ ही साथ ये समाजवाद की विचारधारा से भी प्रभावित थे। ठीक हो गया। और इसके अलावा इनको शब्द शिल्प कवि भी कहा जाता है। ठीक हो गया। और साथ ही साथ जो सुमित्रानंद पंत थे उन्होंने जो रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया और ये 1950 से 1955 तक रेडियो और आकाशवाणी से जुड़े भी थे। और ये छायावादी कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये छायावादी कवि इनको माना जाता है और ये छायावादी कवि की श्रेणी में आता है। जैसे छायावादी कवि थे आपका जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत। ठीक हो गया। और इनकी अधिकांश जो रचनाएं थी वो काव्य रूप में थी, लेकिन इनके द्वारा एक नाटक भी लिखा गया। उस नाटक का नाम है आपका ज्योत्सना। और इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी, उसका नाम था रूपाभ। और उमर खयाम की रुबाइयों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद संग्रह भी इनका, उमर खयाम की जो रुबाइयाँ हैं उनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। उसका संग्रह मधु ज्वाल करके जाना जाता है। उसका नाम क्या है? मधु ज्वाल। और हरिवंश राय बच्चन के साथ इन्होंने एक संयुक्त रचना भी की थी, उसका नाम है आपका खादी के फूल। कौन से फूल? खादी के फूल। हालांकि इसमें अधिक ट्रिक तो नहीं है,
लेकिन इन फैक्टरों को आप याद कर लें। और लेकिन अब हमारा जो मुख्य जो टॉपिक आ रहा है सुमित्रा नंदन पंत की जो काव्य संग्रह हैं और उनके द्वारा लगभग 12 काव्य संग्रह लिखे गए थे, ठीक है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इन काव्य संग्रहों को यदि हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो हमें ये लंबे समय तक याद रहेगा। अब इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक ये है कि सुमित्रा नंदन पंत के पास वीणा की ग्रंथि थी, जिन्होंने वीणा की ग्रंथि को अपनी युगवाणी से पल्लवित किया और उसके गुंजन से ग्राम्या में चिदंबरा उतरे। ग्राम्या में चिदंबरा के उतरने से युग पथ में स्वर्ण धूल उठी और स्वर्ण किरण निकले। इससे लोकायतन में कला और बूढ़ा चांद का युगांत हो गया। ठीक हो गया। तो ये जो मैंने पैराग्राफ के रूप में इसकी एक ट्रिक बनाई थी, हालांकि ये याद करने में थोड़ा टफ भी है, लेकिन आप यदि इस पैराग्राफ को बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो याद ऐसे करना है कि सुमित्रा नंदन पंत थे, उनके पास क्या थी? वीणा की ग्रंथि थी। क्या थी? वीणा की ग्रंथि थी। और उन्होंने वीणा की ग्रंथि को अपनी युगवाणी से पल्लवित किया। जो गायक या जो संगीतकार होते हैं वो क्या करते हैं? वीणा को किससे पल्लवित करते हैं? युगवाणी से। किससे करते हैं? युगवाणी से, अर्थात जो वाणी होती है उसमें जरूर होती है, तो ये उनकी जो वाणी थी वो युगवाणी थी। तो उस युगवाणी के गुंजन से ग्राम्या में चिदंबरा उतरे। ठीक है, एक चिदंबरा थे, तो वे सुमित्रा नंदन पंत के युगवाणी से काफ़ी प्रभावित हुए और वे ग्राम्या में उतरे। अब ग्राम्या में उतरे तो क्या हुआ? जो युगपथ था ग्राम्या का, उसमें स्वर्ण धूल उठी और वहाँ से स्वर्ण किरण निकले। इससे लोकायतन में कला और बूढ़ा चांद का युगांत हो गया, अर्थात उनका अंत हो गया, क्योंकि कला और जो बूढ़ा चांद थे उनकी अब ज़रूरत नहीं थी। ये कल्पना करनी है, ये महज कल्पना है। तो इसमें तुकबंदी बिठाते हुए आपको ये याद करना है। अब यदि हम इसमें जो सेंटेंस में वीणा की ग्रंथि शब्द को लेते हैं, वीणा की ग्रंथि में दो रचनाएं बन जाती हैं। एक है पहली रचना आपका वीणा और ग्रंथि से बनेगा आपका ग्रंथि। पहली रचना होगी वीणा और दूसरी होगी आपकी ग्रंथि। और इसके बाद आता आपका युगवाणी से पल्लवित किया मैं, एक अन्य ग्रंथ है आपका युगवाणी, और पल्लवित से हो जाएगा पल्लव। पल्लवित से हो जाएगा पल्लव, और उसके गुंजन से इसमें जो बनेगा आपका अगली रचना है वह गुंजन। और ग्राम्या में चिदंबरा उतरे। ग्राम्या में चिदंबरा उतरे में से जो ग्राम्या है उसकी वो रचना आपका ग्राम्या, और चिदंबरा से चिदंबरा, और उतरे से उनकी जो रचना है उसका नाम है उत्तरा। उतरे से बनेगा उत्तरा। तो इसके बाद युगपथ में स्वर्ण धूल उठी, स्वर्ण किरण निकले। इस सेंटेंस को खोलते हैं तो युगपथ से बनेगा युगपथ, ठीक है, और स्वर्ण धूल से बनेगा आपका स्वर्ण धूली, और स्वर्ण किरण से बनेगा स्वर्ण किरण। और इससे लोकायतन में, तो लोकायतन जो है आपका लोकायतन ही है। और उसके बाद कला और बूढ़ा चांद से बनेगा आपका कला और बूढ़ा चांद ही रचना है इनकी। उनका कला और बूढ़ा चांद का युगांत हो गया, अर्थात युगांत जो शब्द है वो भी उनकी रचना है। तो इनकी जो रचना है आपका अगली युगांत है। तो इस प्रकार से हम इस पैराग्राफ के द्वारा इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यदि आप इस प्रकार की ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, हालांकि स्टार्टिंग में आपको याद करने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। यदि आपको ये ट्रिक आपके दिमाग में छप जाएगी तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कितनी बार भी इन रचनाओं को पढ़ लिया जाए तो बार बार कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। यदि आप एक बार इसको अच्छी तरह इस स्टोरी के माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से याद करेंगे तो आप ये नहीं भूल पाएंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था।